जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के भूगोल के अध्याय नंबर 1 के नेक्स्ट पार्ट को, भू संसाधन। कि ये भू संसाधन क्या होता है। जैसे भू संसाधन मतलब कि जो हम लोगों का जो ज़मीन है, सो उसमें हम लोगों के पास क्या क्या सुविधा है। जैसे हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग कृषि करते हैं, खेती करते हैं और खनिज उनिज निकालते हैं। तो हम लोगों के पास क्या क्या संसाधन है, सो हम लोग देखने वाले हैं। मतलब भू संसाधन क्या है। हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप के मतलब इसमें भी हम लोग ज़मीन का क्या करते हैं, खरीद करते हैं, बिक्री करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं और विभिन्न रूपों से इसका उपयोग करते हैं हम लोग भूमि का। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मतलब कि भूमि क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मतलब कि प्राकृतिक मतलब कि हम लोगों को प्रकृति से मिला हुआ है, हम लोग इसको बनाए नहीं है। जैसे प्राकृतिक वनस्पति हो गया, वनस्पति मतलब जैसे हम लोगों को बहुत सारे पेड़ पौधे हम लोगों को जंगल में मिल जाते, तो वो प्रकृति की देन है, हम लोग मानव नहीं बनाए हैं। जैसे वन्य जीव हो गया, मतलब कि जो जंगल में जो जानवर रहते हैं, जितने भी जीव जंतु रहते हैं, सांप बिच्छा या फिर जितने भी चीता शेर जितने भी हो गए, तो वन्य जीव हो गया। मानव जीवन हो गया, मानव जीवन भी तो हम लोगों का, हम लोग धरती पर ही तो रहते हैं, भू संसाधन ही तो है हम लोगों का। जैसे आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। मतलब कि जैसे भी परिवहन मतलब कि जो भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या फिर संचार व्यवस्था मतलब कि जो भी हम लोग कुछ भी बातचीत करते हैं, तो फिर ये सब चीज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं, हम भूमि पर ही तो करते हैं ना। तो इसलिए हम लोगों का भूमि क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। सीमित संसाधन का मतलब होता है कि वो लिमिटेड है। मतलब कि जो ज़मीन है सो उतना बड़ा है, सो उतना ही बड़ा रहेगा, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। मतलब कि लिमिटेड ही है हम लोगों के पास। जितना बड़ा भूमि है वो कभी दुनिया में फिर दोबारा नहीं बढ़ सकता है। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। मतलब कि हम लोगों को जो भूमि है, सो भूमि को योजनाबद्ध तरीके से हम लोगों को इसका उपयोग करना चाहिए। मतलब कि कुछ प्लान उलान बनाना चाहिए कि हाँ हम लोग इतना दूर तक ही सड़क बनाएंगे, इतना में ही घर बनाएंगे। वरना अगर हम लोग पूरा अगर सड़क बना दिया, पूरा हाईवे बना दिया, हर जगह रेलवे लाइनें बिछा दिए, तो फिर हम लोगों के पास कृषि करने के लिए जगह ही नहीं बचेगा, खेती करने के लिए जगह ही नहीं बचेगा। तो हम लोग फिर खेती कैसे करेंगे, फिर हम लोग मतलब कि खाना कैसे खाएंगे, फसल कैसे उपजाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि योजनाबद्ध तरीके से हम लोगों को कृषि करना है। मतलब कि क्या करना है कि हम लोगों को सिर्फ योजनाबद्ध तरीके से सिर्फ घर ही नहीं बनाना है। सिर्फ घर बनाने के अलावा हम लोगों को ऐसा भी चीज़ देखना है कि हम लोग कितना ज़्यादा जंगल मतलब जंगल को भी छोड़ना पड़ेगा। वरना अगर सब जंगल हम लोग काट देंगे, अगर सब जगह हम लोग रेलवे लाइन बिछाने लग गए, घर बनाने लग गए, जंगल की कमी से हम लोगों का पर्यावरण है सो प्रदूषण होने लगेगा और भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगेगी। ठीक है। देखो, भारत में भूमि विभिन्न प्रकार से भू आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप पाए जाते हैं। मतलब कि जो हम लोग का भारत है, तो भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से, कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है, कहीं पर नदी है। मतलब कि हर जगह अलग अलग है। मतलब कि भारत पूरा भारत एक जैसा नहीं है। कहीं पर जाएंगे, झारखंड में आएंगे पठार मिलेगा, जम्मू कश्मीर तरफ जाएंगे तो पर्वत मिलेगा, फिर उत्तर प्रदेश तरफ मैदान मिलेगा। मतलब हर जगह भारत में अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जगह है। लगभग 43% भूभाग मैदान है। ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जैसे कि ये देखिए 43% क्या है, ये हम लोगों का मैदान है। और इसकी ये पर्वत कितना, पर्वत 30%, मैदान 43%, जो कि सबसे ज़्यादा है। पर्वत कितना है, 30%, और पठार हम लोगों का 27% है। मतलब कि जिसमें हम लोग रहते हैं, जैसे पठार में हम लोग उतना ज़्यादा नहीं लोग रहते। पर्वत तो बस एक मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं पर्वत में बहुत सारे, बहुत ही एकदम कम जनसंख्या रहता है। पठार में थोड़े मोड़े जनसंख्या रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ऊपर नीचे थोड़ा सा ज़मीन रहता है। और मैदान में सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या रहता है। और मैदानी क्षेत्र हम लोगों का पंजाब में, बिहार, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र तरफ है, इसलिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या उधर ही रहता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या हम लोग देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या हम लोगों का नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है। इसलिए क्योंकि वहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, और मैदानी क्षेत्र समतल रहता है, और वहाँ पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वहाँ पर कृषि कर सकते हैं, वहाँ से अच्छे से रह सकते हैं। तो इसलिए मैदान में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, उस वक्त पर्वत में कम और पठार में थोड़े मोड़े और लोग ज़्यादा लोग रहते हैं। तो यहाँ पर ये याद रखना है, मैदान कितना प्रतिशत है, 43, पर्वत
30%, पठार 27%। ठीक है, सबसे ज़्यादा हरियाली रहता है 30%, उसके बाद पर्वत उर्वत मिलता है हम लोग को 30%, और पठार थोड़ा सा 27%। वही यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है कि यहाँ 43% क्या है कि भूभाग मैदान है, जो कि कृषि और उद्योग के लिए और विकास के लिए सुविधाजनक है। मतलब कि जो 43% भूभाग है ना, क्या है वहाँ पर वो जो मैदान है, उस मैदान में ही सबसे ज़्यादा हम लोग प्रयोग करते हैं, मैदान का ही सबसे ज़्यादा हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या क्या प्रयोग करते हैं, तो उसी मैदान में हम लोग कृषि करते हैं। क्या करते हैं, कृषि करते हैं। और उद्योग मतलब फैक्ट्री भी हम लोग कहाँ लगाते हैं, मैदान में ही लगाते हैं। और विकास के लिए सबसे ज़्यादा सुविधाजनक है हम लोगों का भू क्षेत्र, मतलब कि मैदान। दूसरा है पर्वत। पर्वत पूरे भू क्षेत्र का 30% भाग है। मतलब कि जितना हम लोगों का पृथ्वी है, भारत है, सो भारत में हम लोगों का टोटल पूरा पर्वत भू क्षेत्र के 30% भाग पर क्या है, हम लोगों का पर्वत फैला हुआ है। और वे कुछ 12मासी नदियाँ के प्रभाव को सुनिश्चित करती है। 12मासी नदियाँ का मतलब होता है कि वो मतलब कि 12 महीना वो चलते रहता है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि नदी कैसे बनता है। नदी जैसे कि जो जम्मू कश्मीर की तरफ या फिर जहाँ भी बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ हो गया, तो ऊंचाई की तरफ हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर तापमान और कम होता है, और वहाँ पर क्या होता है, बर्फ़ जमने लगता है। तो बहुत ज़्यादा जो ऊंचा ऊंचा जो पहाड़ होता है, श्रृंखला होता है, वहाँ पर बहुत सारे बर्फ़ जम जाते हैं, और वही बर्फ़ धूप के कारण पिघलने लगता है, और वही पिघलने के कारण बर्फ़ नदी का निर्माण होता है। और जो बर्फ़ है, सो बर्फ़ हमेशा चलते रहता है, 12 महीने चलते रहता है, इसलिए वहाँ पर हम लोग बोलते हैं 12मासी नदियाँ। तो जो 12मासी नदियाँ हैं, सो सिर्फ हम लोग उत्तर भारत में ही मिल सकता है। दक्षिण भारत में हम लोग को 12मासी नहीं मिल सकता, क्योंकि इधर हम लोगों का उतना बड़ा बड़ा पहाड़ नहीं है जो कि बर्फ़ का निर्माण कर सके। इसलिए उत्तर भारत में हम लोगों को 12मासी नदियाँ मिल सकते हैं। तो 12मासी नदियाँ हम लोग को देख सकते हैं, जो हम लोग का पर्वत क्षेत्र में रहता है, प्रवाह को सुनिश्चित करती है। फिर पर्यटन विकास, मतलब कि जैसे 12मासी नदियाँ हो गया, मतलब कि पहाड़ वहाड़ हो गया, तो पहाड़ में बहुत सारे लोग घूमने के लिए, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, तो बहुत सारे लोग अपने गर्मी में वहाँ पर घूमने के लिए पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है, और पारिस्थितिकी के लिए भी महत्वपूर्ण है। मतलब कि जो हम लोगों का वातावरण है, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कि हम लोगों को पर्यटन के लिए भी विकास करता है पर्वत में बहुत सारे लोग घूमने के लिए भी जाते हैं, और परिस्थिति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कि अगर वहाँ पर परिस्थिति, अगर पर्वत नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत हो सकता है। क्योंकि जो भी हम लोगों का जो बादल बनता है ना, सो बादल बनने के बाद पर्वत में टकराता है, और टकराने के बाद ही बारिश करवाता है, और वहीं से और नदियाँ बनती है। तो अगर हम लोग का अगर पर्वत नहीं रहता ना, हिमालय पर्वत, तो क्या होता है, डायरेक्ट जो बादल जाता है ना हम लोगों का दक्षिण भारत से उधर हिमालय की तरफ, तो वहाँ से डायरेक्ट चीन की तरफ चला जाता है और उधर बारिश करवाता है। अगर हिमालय पर हम लोगों का अगर पर्वत नहीं रहता, तो हमारे पास अभी हिमालय है, तो वहाँ पर जा करके टकराता है बादल, और वहाँ पर बारिश होता है, जिस कारण उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा तरफ बहुत ज़्यादा खेती होता है। ठीक है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% भाग क्या था, अभी पढ़ाए थे, पठारी क्षेत्र था। मैदानी क्षेत्र कितना था, 43%। और पर्वत कितना था, पर्वत 30%। तो 27% पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र इसको बोलते हैं जिसमें हम लोगों का बहुत सारा खनिज लवण मिलता है, जो पठार समतल नहीं रहता है, थोड़ा उबड़ खाबड़ रहता है। ठीक है। तो इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधनों और वनों का अपार संचय कोष है। मतलब कि बहुत सारे खनिज मिनरल्स मिल जाएंगे, कोयला मिल जाएगा, अभ्रक मिल जाएगा, जीवाश्म ईंधन पेट्रोल मिल जाएगा, डीजल मिल जाएगा, इस तरह से बहुत सारे। फिर वनों का अपार, मतलब कि बहुत सारा जंगल मिल जाएगा, कहाँ पर, पठारी क्षेत्र में। ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भू उपयोग का मतलब होता है कि हम लोग जमीन को कैसे उपयोग में करते हैं, मतलब कि कितना कितना हम लोग किस चीज़ में उपयोग करते हैं, सो हम लोग देखते हैं। ठीक है। भू उपयोग जैसे लिखा है, भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। मतलब कि जो जमीन है, सो जमीन का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं। तो पहला कारण है जंगल, मतलब कि जो जमीन है, सो उसमें बहुत सारे हम लोगों के पास जंगल है। दूसरा, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। अनुपलब्ध का मतलब क्या होता है, उपलब्ध का मतलब होता है कि जो अभी हम लोगों के पास उपलब्ध है, तो उसको बोलते हैं उपलब्ध। और अनुपलब्ध मतलब कि कृषि, जिसमें हम लोग कृषि नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं अनुपलब्ध भूमि। ठीक है। जैसे हो गया बंजर और कृषि और अयोग्य भूमि, मतलब कि जहाँ पर हम लोग कृषि नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बंजर या अयोग्य भूमि।
दूसरा है गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, मतलब कि जहाँ पर हम लोग कृषि नहीं करते हैं। जैसे क्या होगी, जैसे इमारत, जहाँ पर हम लोग घर बनाए वहाँ पर क्या हम लोग कृषि कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर जैसे सड़क बन गया वहाँ कृषि कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उद्योग, जहाँ फैक्ट्री जो बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री लग चुका है वहाँ पर हम लोग क्या कृषि कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो कृषि के लिए अपना अनुपलब्ध भूमि में क्या हो जाएगा? इमारत हो जाएगा, सड़क हो जाएगा और उद्योग हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद फिर तीसरा है हम लोगों के लिए प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि। मतलब प्रतिभूमि हम लोग किसको बोलते हैं? जिसमें हम लोग खेती नहीं कर रहे उसको बोलते हैं प्रतिभूमि। और उसके अलावा और कृषि अयोग्य भूमि, जहाँ पर हम लोग कृषि भी नहीं कर सकते, ना ही वहाँ पर हम लोग कुछ और काम कर सकते हैं और ना ही खेती कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अस्थायी चारागाहें का मतलब होता है जहाँ पर जानवर चरते हैं, मतलब कि जानवर सब जहाँ पर अपना फसल चुनने जाते हैं, जैसे गाय बैल हो गया, फिर जैसे अन्य गोचर हो गया। जैसे कि अगर हम लोग हर जगह पर अगर कृषि ही करने लग गए, इमारत ही बनाने लग गए, तो फिर गाय सबका, बैल सबका, या फिर और भी जितने भी जीव जंतु हैं उनका क्या होगा? तो वो लोग पेड़ पौधे के द्वारा ही वो लोग जीवित रहते हैं, वो लोग घास उस खा करके ही जीवित रहते हैं ना। तो उसके लिए हम लोगों को चारागाहें छोड़ना पड़ेगा, वरना अगर हर जगह हम लोग ज़मीन उमीन में घर बनाने लग गए तो वो लोग कहाँ पर घास खाएंगे? तो ऐसा ही शहर में बहुत जगह देखने को मिलता है कि बहुत सारे गायें रहती है जो सड़क में इधर उधर घूमते रहती है। उन लोगों के पास शहर में वहाँ पर घास नहीं मिलता है, इसलिए शहर में इधर जिधर मन उधर घूमते रहती है। तो इसलिए हम लोगों को प्रतिभूमि में क्या करना पड़ेगा? कुछ कुछ जगह पर अस्थायी चारागाहें छोड़ना पड़ेगा, कृषि वहाँ पर हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, नीचे ब में ये लिखा हुआ है, जैसे विविध वृक्षों और वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। मतलब कि जैसे हम लोग कुछ बोते हैं ना, तो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है, मतलब कि उसमें हम लोग कृषि नहीं कर रहे हैं। जैसे विविध वृक्ष हो गए, जैसे जंगल हो गया, तो जंगल में बहुत सारे वृक्ष फसल हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग बेर देख सकते हैं, खजूर देख सकते हैं। तो वो सब क्या है, जंगल में वो खुद से उग सकते हैं ना। तो उसमें हम लोग लगाने गए थे क्या? नहीं। लेकिन उसको हम लोग काटने भी जाएंगे क्या? नहीं, उसको हम लोग नहीं काटेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जैसे उपवन हो गया, जैसे फूल हो गया, तो ये सब भूमि क्या हो गया? तो इसमें भी हम लोग प्रतिभूमि ही बोल सकते हैं, क्योंकि वो जो वृक्ष हो गया, जैसे जामुन का पेड़ हो गया, जैसे खजूर का, बेर का पेड़ हो गया, तो जंगल में हम लोग उसको काटने नहीं जाते हैं, वहाँ पर हम लोग उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। तीसरा हो गया जैसे कृषि योग्य बंजर भूमि, मतलब कि कृषि योग्य तो है लेकिन वहाँ पर भी हम लोग बंजर भूमि कर दिए, जहाँ 5 साल से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो। मतलब कि वहाँ पर हम लोग पहले खेती करते थे, लेकिन आजकल 5 साल से हम लोग वहाँ पर खेती नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो बंजर भूमि या फिर कृषि योग्य भूमि को हम लोग बंजर भूमि बोलने लग गए कि प्रतिभूमि। मतलब कि हम लोग वहाँ खेती कर सकते थे, बट अभी हम लोग खेती नहीं कर रहे हैं 5 सालों से। उसके बाद है हम लोगों का प्रतिभूमि। क्या आखिर ये प्रतिभूमि क्या? प्रतिभूमि हम लोग ऊपर में देखे उसी टाइप से यहाँ पर भी दिया है प्रतिभूमि। जैसे वर्तमान प्रति का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग पहले करते थे लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो। मतलब कि जहाँ पर वर्तमान प्रति, मतलब कि 1 साल हो गया और 1 साल से हम लोग खेती नहीं किए, उसको वर्तमान प्रति बोलेंगे। ठीक है, तो 1 साल हम लोग खेती नहीं किए उसको बोलेंगे वर्तमान प्रति। वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त, मतलब जो वर्तमान प्रति होता है जहाँ पर हम लोग 1 साल से खेती नहीं किए हैं, उसके अतिरिक्त भी अन्य प्रतिभूमि या पुरातन प्रति, जहाँ 1 से 5 वर्ष तक 5 कृषि वर्ष से खेती ना की गई हो। मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि पुरातन प्रति किसको बोलते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कि पुरातन प्रति किसको बोलते हैं? पुरातन प्रति किसको बोलते हैं? तो पुरातन प्रति उसको बोलते हैं जहाँ पर 1 साल से 5 साल तक किसी भी जगह पर खेती नहीं की गई है, उसको हम लोग पुरातन प्रति बोलते हैं या प्रतिभूमि बोल सकते हैं। और वर्तमान प्रति किसको बोलते हैं? जहाँ पर 1 साल से खेती ना की गई हो। अब हम लोग 5वां देखते हैं कि 5वां हम लोग भू उपयोग कैसे करते हैं। शुद्ध निवल, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आखिर ये निवल क्या होता है। ठीक है, जैसे शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है। मतलब कि जहाँ पर हम लोग फसलें लगाए हैं, उगाए और काटे हैं, मतलब कि जहाँ पर हम लोग मतलब कि अपना 100% वहाँ पर फसल लगाए हैं, फसल काटे हैं, मतलब कि वो जैसे कृषि योग्य भूमि हो गया ना, तो उसको हम लोग निवल कृषि बोलते हैं। मतलब कि निवल
निवल कृषि योग्य भूमि बोल सकते हैं, मतलब कि शुद्ध, मतलब कि हम लोगों के पास जितना भी ज़मीन था उसमें हम लोग जितना हम लोग फसल बोए हैं उसको हम लोग निवल बोलते हैं। ठीक है, जितना भी हम लोग के पास ज़मीन था उतना हम लोग बो दिए हैं, जितना हम लोग उसको काटे हैं उसको हम लोग निवल बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि पूरा एकदम नेट, एकदम वहाँ पर कुछ बर्बाद नहीं होना चाहिए, मतलब जितना हम लोग किए हैं उतना पूरा एकदम, वह शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, निवल क्षेत्र वाला। तो एक वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सकल कृषि क्षेत्र किसको बोलते हैं? सकल कृषि क्षेत्र उसको बोलते हैं जहाँ पर एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को और शुद्ध निवल को बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए। मतलब कि एक साल में हम लोग जितना हम लोग कृषि किए हैं, ठीक है, मतलब कि एक साल में हम लोग जितना भी कृषि किए हैं एक वर्ष में, ठीक है, और जो भी हम लोग निवल कृषि एक वर्ष में जितना हम लोग कृषि किए हैं और जितना मतलब गाय बैल चढ़ने के बाद जितना भी बचा, जितना भी यहाँ पर कृषि बचा और निवल कृषि में जितना बोए था उतना हम लोग काट लिए, अगर दोनों को मिला देंगे, दोनों अगर जोड़ देंगे तो हम लोगों का सकल कृषि क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, सकल मतलब कि दोनों मिला करके एक वर्ष में हम लोग जितना भी कृषि बोए और दूसरा निवल मतलब कि जितना भी टोटल हम लोग बोए और जितना काटें, ठीक है, दोनों को मिला देंगे तो वो हो जाएगा सकल कृषि क्षेत्र। यहाँ हमारे पास ना दो चित्र दिया हुआ है। एक हम लोग को दिया हुआ है कि सामान्य भूभाग संवर्ग 1960-61, मतलब कि जो जमीन है हम लोग को ना सो भारत का 1960-61 में कितना क्षेत्र में क्या क्या था, मतलब कि कितना में कृषि करते थे, कितना में हम लोग जो वन था। और उसी प्रकार हम लोग इसमें भी देखेंगे कि सामान्य भूवर्ग संवर्ग मतलब कि 2019-20 में क्या क्या फ़र्क आया। तो यही हम लोग देखते कि 1960-61 में क्या था। हम लोग कुछ कुछ देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़, सब उतना देखना अभी पॉसिबल नहीं है। जैसे 45.26% क्या है, तो इस कलर का हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है। तो ये हम लोगों को लगभग यहाँ पर दिख रहा है शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, मतलब कि शुद्ध हम लोगों का बोया गया जो क्षेत्र है सो 1960-61 में 45.26% था। वही हम लोग 2019-20 में हम लोग एक चीज़ बोलेंगे, ये पहले हो गया, ये अभी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बोलेंगे, बार बार 1960-61 19-20 बोलने में थोड़ा सा बचते हैं। तो लगभग हम लोग को ज़्यादा अंतर नहीं आया। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों का शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कितना था, पहले था 45.26 और अभी हम लोगों का 45.64, मतलब कि अभी हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग अभी फसल बोने लग गए हैं। उसके बाद जो हम लोगों का ये ब्लू कलर का है, सो ब्लू कलर का हम लोगों का वन है जंगल, जो कि हम लोगों का पहले 18.11% था, जो कि जंगल अभी हम लोगों का बढ़ गया है 19-20 में, जो कि 23.41% हो गया है। मतलब कि पहले जंगल कम था और अभी जंगल थोड़ा सा बढ़ गया है। और उसके बाद ये ब्राउन कलर वाला क्या है, सो ब्राउन कलर हम लोगों का है बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, मतलब कि बंजर मतलब कि जहाँ पर हम लोग कृषि नहीं करते हैं। ठीक है, बंजर भूमि, जो कि पहले 12.01% था, जो भी बहुत कम हो गया है बंजर। मतलब कि अभी हम लोग जो बंजर भूमि था वहाँ पर भी हम लोग अभी कुछ लगाने लग गए हैं। शायद बंजर भूमि में हम लोग कुछ घर उर बनाने लग गए हैं और कुछ बिल्डिंग बनाने लग गए हैं, कुछ उद्योग लग गए होंगे, तो जिस कारण जो बंजर भूमि पहले बहुत ज़्यादा था अभी बंजर भूमि बहुत ही कम बचा है। उसके बाद हम लोग ये ग्रीन वाला देखते हैं, तो ग्रीन वाला हम लोगों का है गैर कृषि परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र, मतलब कि जहाँ पर कृषि नहीं होता, मतलब कि इस क्षेत्र में क्या होता है, कृषि नहीं होता है। पहले 4.95 पर कृषि नहीं होता था, आज बहुत ज़्यादा क्षेत्र पर कृषि नहीं होता है, 9.06% अभी कृषि नहीं हो रहा है। सबको अलग अलग फील्ड में जाने लगे हैं, किसान का काम सबको छोड़ने लग गए हैं, सबको घर उर बनाने लग गया, लेकिन वो क्षेत्र थोड़ा सा बढ़ गया। मतलब कि पहले बहुत सारे किसान थे लेकिन आज किसान थोड़े कम हो गए हैं, जिस कारण से ये क्षेत्र है सो पहले बहुत कम क्षेत्र था, आज ज़्यादा क्षेत्र है जहाँ पर कृषि नहीं होता है। और उसके बाद हम लोग का बैगनी कलर का क्या है कि बैगनी कलर का दिया अस्थाई चारागाह है। अस्थाई मतलब कि हमेशा के लिए चारागाह, और अनिगोचर मतलब कि जहाँ पर क्या होता है गोचर, मतलब कि जो जानवर उनवर है ना, सो जानवर यहाँ पर चरते हैं। मतलब कि पहले जानवर को चरने के लिए जो भूमि रहता था उसको अस्थाई चारागाह बोलते थे, जो कि पहले 4.71 था, जो कि अभी चरने के लिए बहुत कम जगह हो गया, 3.42% हो गया। उसके बाद ये ब्लू कलर का हम लोग का है, हम लोग का विविध मतलब वृक्ष फसलों तथा उपवनों, मतलब कि जो भी पेड़ पौधे फूल फल हैं तो जो भी थे तो वो पहले 1.50% थे, जो कि अभी हम लोगों का
1.02%, मतलब कि पहले वृक्ष पहले बहुत ज़्यादा थे, जंगल वंगल में बहुत ज़्यादा फल फूल थे, लेकिन अब वो कम हो गए हैं। उसके बाद ये ऑरेंज कलर का हम लोगों का है कृषि योग्य बंजर भूमि, मतलब कि कृषि योग्य तो है लेकिन बंजर भूमि, जहाँ पर हम लोग 1 साल से 5 साल तक हम लोग कृषि नहीं किए हैं। मतलब कि 1 साल से 5 साल कृषि नहीं किया गया था, तो पहले 6.23 था, मतलब कि पहले कृषि उतना नहीं होता था, लेकिन अभी कृषि करके मतलब कि जो बंजर भूमि था वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो 1960-61 में पहले था सो जनसंख्या कम था, लेकिन अभी हम लोगों का जनसंख्या क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिस कारण जो बंजर भूमि था सो बंजर भूमि को भी अब हम लोग उपजाऊ बनाने लग गए हैं और वहाँ पर कृषि करने लगे हैं, इसलिए बंजर भूमि क्या हो गया, कम हो गया है। ठीक है, उसके बाद ये हम लोगों का क्या है 3.50, ये हम लोगों का है प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन भूमि। पुरातन भूमि क्या है? पुरातन भूमि हम लोग थोड़ी देर पहले यहाँ पर देख चुके थे। पुरातन भूमि जहाँ पर 1 साल से 5 साल तक जहाँ पर कृषि नहीं किया गया हो उसको बोलते हैं प्रति या पुरातन भूमि। तो यहाँ पर कितना था, जहाँ पर कृषि नहीं किया गया था तो 3.50 पर पहले कृषि नहीं किया गया था। अभी बहुत जगह पर कृषि नहीं किया गया 3.67% पर। उसके बाद वर्तमान प्रति, ये हम लोगों का है वर्तमान प्रति। वर्तमान मतलब कि पहले 3.73 था और अभी वर्तमान प्रति मतलब कि जहाँ पर 1 साल से वहाँ पर कृषि नहीं किया गया है वो हम लोगों का 4.49%। ये हम लोग फिगर देख चुके हैं कि पहले क्या था और अभी क्या अंतर आ चुका है। यहाँ पर हम लोगों को कुछ चीज़ याद रखना है, जैसे जंगल पहले बहुत कम था, मतलब पहले 18 था, अभी 23 हो चुका है। अब हम लोग नीचे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, भारत में भू उपयोग प्रारूप। मतलब कि जो हम लोगों का भारत है, तो भारत में हम लोग भूमि का उपयोग कैसे कर रहे हैं, क्या चीज़ों में हम लोग कर रहे हैं, सो हम लोग अभी देखने वाले हैं। जैसे भारत में भू उपयोग प्रारूप, मतलब कि हम लोग क्या क्या चीज़ भूमि का कहाँ पर उपयोग करते हैं। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि है। मतलब कि जैसे कि अगर हम लोग भू उपयोग करते हैं, मतलब कि भारत में अगर ज़मीन का कुछ अगर हम लोग उपयोग करते हैं तो उसके लिए हम लोग देखते हैं जलवायु, कहाँ पर ज़्यादा ठंडा है, कहाँ गर्म है, कहाँ पर रहने के लिए अच्छा है। फिर देखेंगे हम लोग मृदा, कहाँ पर कृषि के लिए कौन सा मृदा अच्छा है, कौन सा मिट्टी पर कौन सा फसल उगाया जा सकता है, काली मिट्टी कहाँ है, लाल मिट्टी कहाँ है, कौन सा मिट्टी अच्छा है कौन सा फसल के लिए। फिर मानवीय कारक जैसे कि जनसंख्या घनत्व, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ कम है। फिर प्रौद्योगिकी क्षमता, मतलब कि देखेंगे कि कहाँ पर ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, कहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्री है, जहाँ पर काम मिल सकता है, कहाँ पर काम नहीं मिलेगा। संस्कृति और परंपराएं, हम लोगों को क्या वहाँ संस्कृति मिलेगा, हम लोगों को जैसे लोग रहेंगे, हम लोग को जैसे भाषा वो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, क्या वो अलग भाषा बोलेंगे, उनकी परंपराएं क्या है। तो इस तरह से हम लोगों का भू प्रारूप हम लोग का रहता है कि जिस तरह से हम लोगों का अलग अलग हर जगह है हम लोगों का भारत में। जैसे भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, मतलब कि जो भारत है सो भारत का पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल, जहाँ पहाड़ वहाड़ जमीन सब मिला कर के टोटल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। मतलब कि हम लोग 93% भूभाग का ही उपयोग करते हैं, मतलब इसका ही हम लोगों के पास आंकड़ा उपलब्ध है। मतलब उपयोग तो पूरा करते हैं लेकिन 93% का ही आंकड़ा हम लोग के पास है। 7% का आ गया, तो 7% जो हम लोग जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गया, तो वह थोड़ा सा पाकिस्तान और थोड़ा सा चाइना कब्जा कर चुका है, जो जिसके कारण हम लोग 7% का जानकारी नहीं है। क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांत में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। मतलब कि सिर्फ हम लोगों को उत्तर में हम लोग असम के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त है, बाकी और भी जो उधर 7 महीने या फिर जो भी बोले जाते हैं जितने भी राज्य हैं, तो उनके बारे में हम लोगों को उतना जानकारी नहीं है। इसके अलावा जैसे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। मतलब कि जो हम लोगों का जो चीन हो गया, जो पाकिस्तान हो गया, तो उस क्षेत्र पर भी हम लोगों को भारत का भी पूर्ण अधिकार हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो जिस कारण हम लोग वहाँ पर भी अधिकार नहीं करने के कारण हम लोग अभी 93% भूभाग का ही क्षेत्र का हम लोग उपयोग करते हैं, या फिर हम लोगों के पास इसका ही डाटा है। यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं, क्रियाकलाप आप लोग खुद से कर लीजिएगा जो भी।
अस्थाई चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। मतलब कि अस्थाई चारागाह मतलब कि जो भी अस्थाई चारागाह होता था, मतलब कि जो हमेशा के लिए चारागाह होता था, पहले बहुत ज़्यादा चारागाह होता था, लेकिन अब चारागाह धीरे धीरे कम होने लगा। चारागाह मतलब जहाँ पर जानवर चरते थे, तो वो पहले से अब कम होने लगा है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे। मतलब यहाँ बोल रहा है कि पशुधन मतलब कि जो भी जानवर है सब इतना ज़्यादा बड़ा संख्या में हो जा रहा है, तो उन लोगों को हम लोग चारा कैसे देंगे, जो कि हम लोग जो अस्थाई चारागाह था वो और ज़्यादा कम हो रहा है। और इसके क्या परिणाम होंगे, मतलब और क्या हो सकता है अगर हम लोग चारागाह कम कर देंगे और अस्थाई चारागाह जो भी था तो वो अगर कम होने लगेगा तो। वर्तमान प्रतिभूमि मतलब कि जो वर्तमान प्रतिभूमि है जहाँ पर 1 साल से हम लोग वहाँ पर कृषि नहीं किए हैं, तो वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है। मतलब कि और भी उसके अलावा और भी ऐसा ऐसा जमीन है जहाँ पर हम लोग फसल नहीं बोते हैं, वो अनुपजाऊ है। और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। मतलब कि वहाँ पर मतलब कि अनुपजाऊ भूमि है, मतलब कि बंजर भूमि है, तो वहाँ पर कृषि नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम लोग कृषि अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लागत से करना पड़ेगा। वहाँ पर बहुत ज़्यादा उन लोगों को खाद देना पड़ेगा, गोबर देना पड़ेगा, हर समय जल देना पड़ेगा, तब वहाँ पर हम लोग कृषि कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है। मतलब कि जो हम लोग का अनुपजाऊ भूमि है जहाँ पर बहुत कम हम लोगों का उर्वरक शक्ति है, जहाँ पर हम लोग को ज़्यादा फसल मतलब ज़्यादा लागत लगता है पैसा उसको बोने में, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर 2 साल या फिर 2-3 साल में कभी एक बार हम लोग बो लेते हैं, हमेशा वहाँ पर नहीं बोते हैं। ठीक है, 2-3 वर्षों में किसी एक बार हम लोग बो लेते हैं, 1-2 बार। और यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है। शुद्ध निवल किसको बोलते हैं? शुद्ध निवल मतलब कि जितना हम लोग बोए हैं और जितना हम लोग काटे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध निवल बोलते हैं। ठीक है, जितना हम लोग बोए थे और जितना भी हम लोग काटे हैं उसको, जैसे कि यहाँ पर हम लोग पढ़े थे ना, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई गई काटी जाती है वह शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, शुद्ध निवल मतलब कि जहाँ पर हम लोग बोए हैं और जितना हम लोग काटे उसको शुद्ध निवल में अगर शामिल कर लिया जाता है, तब भी भारत का कुल सूचित क्षेत्र का लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। मतलब कि जितना हम लोग शुद्ध निवल में जितना बोए और जितना हम लोग अनुपजाऊ भूमि में जितना भी कृषि किए हैं, तो सबको अगर जोड़ देते तो मात्र हम लोग का 54% हम लोग खेती करते हैं भारत में। शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। मतलब कि जो शुद्ध निवल है, जितना हम लोग कहीं पर जैसे कहीं पर बोते हैं तो कहीं पर ज़्यादा अनाज होता है, कहीं पर कम अनाज होता है, तो वो उर्वरकता शक्ति पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। मतलब जितना भी ज़मीन है उसमें से 80% पर लोग खेती करता है और 20% पर लोग रहता है, उनके लोग रहते हैं। परंतु वही अगर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो पंजाब और हरियाणा क्षेत्र है 80% पर वहाँ पर कृषि किया जाता है, और अंडमान निकोबार जो मणिपुर मिजोरम हो गया वहाँ पर बस 10%, इतना कम प्रतिशत। मतलब कि यहाँ पर शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र भी हर जगह अपना अलग अलग होता है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952, ठीक है, हमारे देश में क्या आया था? राष्ट्रीय वन नीति, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और राष्ट्रीय वन नीति कब आया था? 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। वांछित मतलब कि उसको छोड़ दिया गया है, किसके लिए? वन के लिए। कि वहाँ पर एक 1952 में बोला गया था कि हम लोगों का जो देश है उसमें जंगल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जितने भी जो भी जंगली जानवर है, सो जैसे हिरन उरन हो गया और भी जैसे जानवर हो गए, तो वो अपना जीवित रह सके। या फिर पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम लोगों को जंगल लगाना पड़ता है। तो इसलिए हम लोगों ने फिक्स कर दिया कि 33% जंगल रहेगा, तो वहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मतलब कि हम लोगों को पारिस्थितिकी संतुलन बनाना है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जैसे हम लोग पारिस्थितिकी संतुलन मतलब कि जैसे कोई जानवर है, तो जानवर को अगर जीवित रहना है तो उसके लिए जंगल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि अगर
हम लोग जंगल काट देंगे तो वहाँ पर अगर हम लोग हिरन मर जाएगा वहाँ पर, क्योंकि वो शाकाहारी है। तो अगर हिरन मरेगा तो हिरन को खाता था अगर शेर, तो हिरन अगर बचेगा ही नहीं तो शेर भी मर जाएगा, क्योंकि शेर का सबसे प्रिय भोजन या फिर बोल सकते हैं कि वो मांस खाता है, तो हिरन को मार के खाता है। तो जब हिरन नहीं रहेगा तो शेर भी नहीं रहेगा, शेर नहीं रहेगा तो फिर जितने भी जीव जंतु हैं तो धीरे धीरे सब मरने लग जाएंगे, और जो शाकाहारी थे वो पेड़ पौधों की कमी से मर जाएंगे, और जो मांसाहारी थे वो जानवरों की कमी से मर जाएंगे। तो जिस कारण परिस्थिति संतुलन बिगड़ जाएगा। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। मतलब कि जो भी लोग हैं जिसकी आजीविका, जैसे कि वहाँ पर से बहुत सारे लोग फूल तोड़ लेते थे, फल तोड़ लेते थे, तो वहाँ पर से ला करके बेचते थे, जो कि दौतवन भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ बेचा करते थे। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि कहलाता है। बोल रहा है जो भू उपयोग हम लोग जो जमीन का उपयोग करते हैं, सो एक भाग तो हम लोग का बंजर भूमि जिसमें हम लोग कृषि नहीं करते हैं, और दूसरा गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि कहलाता है। जैसे कि गैर कृषि का मतलब होता है जहाँ पर हम लोग कोई, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बंजर भूमि में पहाड़ी हो गया, चट्टाने हो गया, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। मतलब बंजर भूमि एक ऐसा भूमि है जहाँ पर हम लोग कृषि नहीं कर सकते, वो चट्टान हो गया, भूमि हो गया, कृषि जैसे मरुस्थलीय हो गया, सूखा चीज़ हो गया। और उसके बाद गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि में, जैसे जहाँ पर हम लोग कृषि नहीं करते हैं, क्या क्या हो गया, जैसे बस्तियाँ हो गया, ठीक है, बस्तियों में हम लोग कृषि करते हैं क्या, नहीं करते हैं, सड़कों में नहीं करते हैं, रेल लाइन में नहीं करते हैं, उद्योगों आदि इत्यादि में हम लोग कृषि नहीं करते, उसको क्या बोल सकते हैं, गैर कृषि बोल सकते हैं। और बंजर में हम लोग देख चुके हैं कि जहाँ पर हम लोग कृषि कर ही नहीं सकते हैं, और यहाँ पर कृषि कर सकते थे लेकिन यहाँ पर हम लोग घर बना लिए तब कृषि कैसे करेंगे, सड़क बना लिए तो कृषि कैसे करेंगे। मतलब कृषि योग्य भूमि पर भी हम लोग बहुत सारे गैर कृषि की परियोजनाएं बना चुके हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण मतलब भूमि को बचाना और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। निम्नीकरण का मतलब होता है कि उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसका कमी हो रहा है, भूमि खराब हो रहा है, जिसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ रही है, जिस कारण बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पर हम लोग भूमि निम्नीकरण को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, ये देखने के लिए, और ये नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।